Good morning, students. Today I will further continue the revision of 10th chapter of history. The state depended on local bankers and mahajans for loans. ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। It sold the right to collect tax to the highest bidders. राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। These revenue farmers यानी इजारेदार्स agreed to pay the state a fixed sum of money. इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। Local bankers guaranteed the payment of this contract amount to the state. स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। In turn, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। These developments allowed new social groups like moneylender and bankers to influence the management of state's revenue system. इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। Something which had not occurred in the past. पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Naib Deputy to the Governor of the province. मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। एल्थू नेवरे फॉर्मर सूबेदार Murshid Quli Khan very quickly seized all the power that went with that office. मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। Like the rulers of Hyderabad and Awadh, he also commanded the revenue administration of the state. यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। इन द एफर्ट टू reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdar to Orissa and ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया।
Revenue was collected in cash with great strictness from all जमींदार। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। As a result, many zamindars had to borrow money from bankers and money lenders. परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। Those unable to pay were forced to sell their lands to larger जमींदार्स। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। द फॉर्मेशन ऑफ ए रीजनल स्टेट इन 18th century बंगाल therefore led to considerable change amongst the जमींदार्स। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल was evident in Bengal under the rule of Alivardi Khan 1740 to 1756. During his reign, the banking house of Jagat Seth became extremely prosperous. राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल 1740 से हो गया। If we take a bird's eye view, we can detect three common features amongst these states. यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। First, through many of the larger states were established by erstwhile Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited, in particular the जागीरदारी सिस्टम। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारी में मिले थे, विशेषता वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। सेकेंड, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। रेदर देन रिलाइंग अपॉन द officers of the state, all three regimes contracted with revenue farmers for the collection of revenue. कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों, कौन कौन से, हैदराबाद, अवध और बंगाल, वे राजस्व वसूली के लिए
इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। द प्रैक्टिस ऑफ इजारेदारी totally disapproved of by the Mughals spread all over India in the 18th century. इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। Their impact on the countryside differed considerably, तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थीं। The third common feature in all these regional states was their emerging relationship with rich bankers and merchants. इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। These people lent money to revenue farmers, received land as security and collected taxes from these lands through their own agents. ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। उनकी जोतों से अपने खुद के करिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। Throughout India, the richest merchants and bankers were gaining a stake in the new political order. इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत्स, राजपूतों की वतन जागीरी। मैनी राजपूत किंग्स, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत थे। In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their वतन जागीर। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। In the 18th century, these rulers now attempt to extend their control over adjacent regions. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the factional politics at the Mughal court. अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। दी influential Rajput families claimed the Subedari of the rich
प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर वाज गवर्नर ऑफ मालवा। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। दीज ऑफिसेस वर renewed by Emperor जहांदार शाह in 1713। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। They also tried to extend their territories by seizing partition of imperial territories neighboring their वतन्स। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। नागौर was conquered and annexed to the house of Jodhpur while Amber seized large portion of बांदी। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल at Jaipur and was given the सूबेदारी of Agra in 1722। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। मराठा कैंपेन into Rajasthan from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। थैंक यू।